डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, कहते हैं कि मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। ये हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तमाम मुद्दों पर विपक्ष उसको घेरने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी सरकार के जो अपने साथी थे वो एक एक करके छोड़ते हुए जा रहे हैं या छोड़ते हुए दिख रहे हैं। पहले धर्मपाल गोंदर, रणधीर गोलन और सोमवीर सांगवान छोड़ के चले गए। तीनों निर्दलीय विधायक थे। लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने साथ छोड़ दिया और अब खबर जो है वो पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत को लेके आ रही है। नैनपाल रावत के बारे में ये सूचना मिल रही है कि नैनपाल रावत अब सरकार के साथ नहीं है। वो गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की रणनीति बताने वाले हैं। निश्चित तौर पे वो जो भी रणनीति तय करेंगे वो बीजेपी के हक में तो नहीं होगी, ये कहा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती अल्पमत की सरकार को लेकर भी खड़ी हो गई है। सरकार पर संकट के बादल, अल्पमत के बादल हम कह सकते हैं, घिरते हुए दिख रहे हैं। सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है क्योंकि विपक्ष इसको लेके लगातार सरकार को घेरने का काम करता आ रहा है और विपक्ष ने इसको लेके राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठियां लिखी है, मिलने का काम किया है। तो अल्पमत की सरकार का एक मुद्दा इस समय जनता के बीच में विपक्ष की ओर से निश्चित तौर पे उठाया जाएगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा की हम बात करें तो जरा आंकड़ों को समझने की कोशिश करें। हरियाणा में 90 विधायकों की सिटिंग है, जिसमें सत्ता के लिए 46 विधायकों का समर्थन चाहिए। लेकिन क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, कांग्रेस के वरुण मुलाना जो है वो मुलाना से विधायक होते थे, वो सांसद बन गए हैं। एक सीट उनकी खाली हुई है और एक सीट राकेश दौलताबाद जो बादशाहपुर से विधायक थे, उनके देहांत के बाद खाली हो गई। तो कुल अब इस समय विधायकों की संख्या हरियाणा विधानसभा में 87 यानी 87 की है। 87 विधायकों में जो बहुमत का आंकड़ा बनता है वो 44 का होना चाहिए। यानी कि सरकार चलाने के लिए किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को 44 विधायकों का समर्थन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 40 विधायक है, लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों के छोड़ने के बाद और अब जिस तरह से सूचना आ रही है कि नैनपाल रावत भी सरकार का साथ छोड़ रहे हैं, तो 4 निर्दलीय विधायक जो है वो सरकार का साथ छोड़ के चले गए। ऐसे में सरकार के साथ अब सिर्फ गोपाल कांडा हलोपा से ही बचे हुए हैं। यानी सरकार के 40 अपने विधायक और एक गोपाल कांडा, मतलब सत्ता या बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 2 कदम और पीछे हो गए हैं। इसी तरह अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस मामले में थोड़ा सा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। 2019 में कांग्रेस के 30 विधायक चुन के विधानसभा में आए थे, लेकिन वरुण मुलाना क्योंकि कांग्रेस से अब संसद में चले गए हैं, तो कांग्रेस के अब 29 विधायक इस समय सदन में मौजूद हैं। 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के मौजूद हैं, 1 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल से है और अगर ये 4 विधायक विपक्ष के साथ आते हैं तो विपक्ष की संख्या जो है वो 44 और 1 महम से विधायक बलराज कुंडू, उनका तय नहीं है वो बीजेपी के साथ है, वो किसी के साथ नहीं है, या कांग्रेस के साथ है या विपक्ष के साथ है, ये तय अभी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि विपक्ष में इस समय कुल संख्या जो है वो 44 या 45 विधायकों की है, जबकि सत्ता पक्ष इस समय 41 विधायकों के साथ सरकार चला रहा है। निश्चित तौर पे ये मुद्दा इस समय जनता के बीच चल रहा है और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसकी ओर से जो हिसाब मांगो यात्रा है उसमें निश्चित तौर पे ये हिसाब भी मांगा जाएगा कि अल्पमत की सरकार इतने फैसले कैसे ले रही है। हालांकि एक टेक्निकल बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब 12 मार्च को मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद से हटे थे और 12 मार्च को जब नायब सैनी को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद 13 मार्च को नायब सिंह सैनी ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया था। उस समय ये तमाम विधायक सरकार के साथ थे तो कोई दिक्कत हुई नहीं थी। रणजीत सिंह चौटाला भी साथ थे उस समय और ये चारों निर्दलीय विधायक भी साथ थे। तो सरकार को बहुमत हासिल करने में उस समय फ्लोर टेस्ट पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी और
एक बार फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद 6 महीने तक सरकार को दोबारा फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जा सकता। अब आप एक पेज समझिए दोस्तों, जो हमने विपक्ष के विधायकों की संख्या गिनवाई है उसमें से जननायक जनता पार्टी ने अपने दो विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा दोनों की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों विधायक जननायक जनता पार्टी में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे थे। इसके अलावा किरण चौधरी जो तोशाम से कांग्रेस की विधायक थी, वो कांग्रेस छोड़ के अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुकी है, लेकिन वो फिलहाल कांग्रेस की विधायक है। ऐसे में समीकरण कैसे बैठाए जाएंगे, टेक्निकलिटियाँ क्या होंगी, तकनीकी रूप से भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाने जा रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये विपक्ष जनता के बीच में उठाने जा रहा है कि अल्पमत की सरकार बड़े फैसले कैसे ले पा रही है, लेकिन फैसले तो लिए जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने आज अग्निवीरों को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में आने वाले समय में जितनी भी पक्की नौकरियां या पक्की भर्तियां निकलेंगी उनमें 10% अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। निश्चित तौर पे ये बड़ी खबर है, क्योंकि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने महेंद्रगढ़ में कल फौजियों का मुद्दा उठाया था, सैनिकों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा वो प्रदेश है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा सैनिक देता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये बात समझ में आ गई है कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से वर्ग ऐसे हैं जो हरियाणा में बीजेपी से इस समय नाराज चल रहे हैं। उसमें किसान हैं, उसमें रोजगार के लिए तड़पते युवा हैं और उसमें अग्निवीर खिलाड़ी, ये सभी लोग हैं। तो अग्निवीरों को लेकर, क्योंकि हरियाणा का युवा जो फौज में भर्ती होने के लिए 18 साल की उम्र पार करते ही या उससे पहले ही प्रैक्टिस शुरू कर देता था, उसको अब अग्निवीर से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ रहा है। उसको लग रहा है कि 4 साल का रोजगार उसके लिए कंफर्म नहीं है और 4 साल का रोजगार उसके लिए मुनासिब नहीं है। तो हरियाणा जो सबसे ज़्यादा सैनिक देता था, उसके युवा अब जो है अग्निवीर से विमुख होते दिखे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर के समर्थन में ये बड़ा फैसला लेने का काम किया। ये फैसला कितना काम करेगा, ये बड़ा सवाल है विधानसभा चुनाव में। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी नाराजगी समझ चुकी है। आलाकमान की ओर से जो स्टेटमेंट दी गई है, बीजेपी उसको लेके लगातार काम करने की कोशिश कर रही है। ओबीसी को लेके भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सम्मान समारोह कल आयोजित किया गया था, तो इससे तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ओबीसी को साधने का हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन विपक्ष भी इस समय पूरे मूड में है, पूरी चाल में है और जनता मांगे हिसाब के नाम से जो कांग्रेस की यात्राएं निकाली जा रही है, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि तमाम वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो लोगों के सरोकारों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये खास बात यह है कि जिस तरह से आला कमान की ओर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से या अमित शाह की ओर से कल महेंद्रगढ़ में जिन जिन मुद्दों का जिक्र किया गया, चाहे वो उन्होंने हरियाणा के किसानों की बात की, उन्होंने खिलाड़ियों की बात की, उन्होंने युवाओं की बात की, तो उसी तरीके से या उसी तरह से कांग्रेस की ओर से भी 5 मुद्दे अपनी प्रदेश इकाई को सुझाए गए थे आला कमान की ओर से। इसमें अग्निवीर का प्रमुख मुद्दा था, इसमें एमएसपी का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था। इसके साथ साथ ये कहा गया था कि सरकार की और जो कमियां हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम करें। यही वजह है कि सरकार से जब विपक्ष ने हिसाब मांगना शुरू किया तो खुद अमित शाह ने कहा कि वो बनिया के बेटे हैं, एक एक पाई का हिसाब लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले विपक्ष ने जो 2005 से लेकर 2014 तक प्रदेश में राज किया, उस राज के दौरान जो बेकायदगियाँ हुई हैं उसका हिसाब भी कांग्रेस जरूर दे। दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है या पहली बार देखा जा रहा है कि सत्ता में 10 साल से मौजूद कोई दल 10 साल पहले सत्ता में रहे विपक्ष से हिसाब मांग रहा है। तो निश्चित तौर पे इस बार का चुनाव कितना कड़ा होने जा रहा है, ये इसी आंकड़े से या इसी एक पहलू से
पता लगाया जा सकता है कि इस बार मुकाबला कांटे का है, टाइट है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा चुनाव जीती थी और इन 10 लोकसभा चुनाव में विधानसभा की 90 सीटें आती हैं। इन 90 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 79 यानी 79 सीटों पर बढ़त हासिल की थी और उस समय बीजेपी के कार्यकर्ता इतने उत्साह में थे और नेता और शीर्ष नेता भी इतने उत्साह में था कि उन्होंने अब की बार 75 पार का नारा दिया था। उन्हें लगने लगा था कि 79 सीटें यानी 79 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जहां भारतीय जनता पार्टी ने लीड दर्ज की है, तो निश्चित तौर पे विधानसभा चुनाव में ये लीड 70 से तो ऊपर रहेगी। लेकिन उसी साल 2019 में जब विधानसभा के चुनाव आए, लोकसभा के बाद भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 40 सीटों पर सिमट के रह गई। इस समय 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी लोकसभा की 5 सीटें हार गई। और आपको एक दिलचस्प आंकड़ा और बताते हैं कि विधानसभा की जो 90 सीटें इन 10 लोकसभा सीटों में आती है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब रही। तो जब 79 सीटों पे लीड लेने के बाद बीजेपी 40 सीटों पे सिमट गई थी, तो इस बार विधानसभा में बीजेपी को कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है ये इसके नेता बहुत अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि 29 जून को भी हरियाणा में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद कल फिर से वो महेंद्रगढ़ में थे। उन्होंने ओबीसी सम्मान समारोह में हिस्सा लिया और कांग्रेस पे जम के हमला बोला। और ना सिर्फ कांग्रेस पे, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का प्रमुख तौर पे नाम लिया। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को मालूम है कि इस समय जो सीधी टक्कर दे रहे हैं विपक्ष में रहते हुए वो भूपेंद्र हुड्डा है, तो उनको भी घेरने की कोशिश की गई। और भूपेंद्र हुड्डा से जो उन्होंने हिसाब मांगो यात्रा शुरू की है, बीजेपी ने भी हिसाब मांगने का काम किया। यह हिसाब किताब का वक्त है। लोकसभा चुनाव के बाद माहौल एकदम से ऐसा बदलता हुआ दिख रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने वादों पे कितना खरा उतर पाएगी? क्या प्रदेश की जनता बीजेपी की ओर से किए जा रहे तमाम उन प्रयासों से जिससे नाराज लोगों को और नाराज वर्गों को मनाने और साधने का काम किया जा रहा है, क्या वो साध पाएगी? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप भी अपनी टिप्पणी के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि हरियाणा में इस बार क्या होने जा रहा है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है, या इस बार विपक्ष जिस तरह से मुहिम चलाए हुए है वो अपने सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगा? ये शो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।